हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज्ड सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैंज्ड सेक्शन होते क्या हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है टी बीम और एक होती है एल बीम। टी बीम में हमारा दोनों तरफ फ्लैंज निकला होता है, इसको हम लोग फ्लैंज करते हैं। इसकी जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होती है वो डी एफ से डिनोट करते हैं। इसकी टोटल विड्थ को हम लोग बी बोलते हैं और इसकी इफेक्टिव विड्थ को बी एफ बोला जाता है। ये जो सेक्शन होता है, ये जो पार्ट होता है टी बीम का, इसको हम लोग वेब या फिर रिब बोलते हैं और इसकी विड्थ जो होती है वो बी डब्ल्यू होती है। ऐसी एल सेक्शन में इसका जो फ्लैंज होता है उसको टोटल बी दिखाया जाता है। बी एफ इसकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज होती है, डी एफ इसकी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होती है और बी डब्ल्यू इसकी विड्थ ऑफ द वेब या विड्थ ऑफ द रिब होती है। फॉर एनालिसिस वी यूज़ ओनली इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज बी एफ। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द टी एंड एल बीम। फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड, सेकेंड वन इज द स्लैबलेस बीम टाइप। हम लोग सबसे पहले आइसोलेटेड फ्लैंज्ड बीम के बारे में देखते हैं। आइसोलेटेड फ्लैंज्ड बीम में हमारी सिर्फ टी बीम एक हमें क्लियर दिखती है। इसमें और कोई स्लैब या फिर और कोई बीम इसके साथ नहीं होती है। ये नॉर्मली जैसे हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जैसे हमें वॉकवे प्रोवाइड करना होता है। आइसोलेटेड टी बीम के लिए हमारी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज होती है वो होती है एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू विच इज़ स्मॉलर दैन द बी। मतलब ये जो हमारी बी एफ निकली, ये जो हमारी विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकली, ये हमारी टोटल विड्थ ऑफ बी से कम होनी चाहिए। और सेम ऐसे ही जो एल बीम होती है आइसोलेटेड में, उसकी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज होती है वो होती है 0.5 एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। हम लोग इस वाले फार्मूले में अगर हम लोग 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं एल नॉट में, तो हम लोगों को एल बीम की इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज मिल जाएगी आइसोलेटेड के केस में। और यहाँ जो एल नॉट होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ द जीरो मूवमेंट्स इन अ बीम। मतलब जहाँ पे पॉइंट्स जीरो मूवमेंट हो रहे होते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है एल नॉट। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कभी कभी बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारी एल नॉट होती है वो एल इफेक्टिव के बराबर ही होती है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड के केस में कहीं पर भी हमारा बीच में जीरो मूवमेंट नहीं होता है, तो हमारा ये एल नॉट के बराबर हो जाता है। लेकिन हमारा कॉन्टिन्यूस बीम के केस में जो एल नॉट होता है वो होता है 0.7 एल इफेक्टिव। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारा जो एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम होता है टी बीम का वो पैराबोलिक बनता है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम ऑफ द टी बीम। तो जैसे जो टी बीम का जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम। इसमें जो विड्थ, इसमें किनारों पर जो स्ट्रेस होती है वो मिनिमम होती है और सेंटर पे स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन एनालिसिस के लिए हम लोग इस पैराबोलिक वेरिएशन को मानने के बजाय हम लोग रेक्टेंगुलर वेरिएशन को कंसीडर करते हैं, जिससे कि हमारी एनालिसिस थोड़ी ईजी हो जाए। और जो इस रेक्टेंगल की जो विड्थ निकलती है वो होती है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज विच इज़ इक्वल टू द बी एफ। नेक्स्ट हम लोग स्लैब प्लस बीम टाइप के केस में देख लेते हैं कि हम लोग जब बीम के और स्लैब के साथ जब हम लोग स्लैब के साथ टी बीम को कंसीडर मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं तो उसकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हम लोग ऊपर से देख रहे हैं और ये हमारी स्लैब्स हैं, ये हमारी बीम्स हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको सामने से ऐसे देखेंगे तो ये हमारी टी बीम बन रही है। इसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो है वो टोटल बी है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज है वो बी एफ है। L1 जो है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बीम्स है L1। तो यहाँ कोड ये बोलता है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज होगी वो इन दोनों की मिनिमम होगी, जिसमें पहला है एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ और दूसरा है L1 अपॉन 2 प्लस 6 बी डब्ल्यू प्लस L2 अपॉन 2। इन दोनों का जो होगा, कभी कभी हम लोगों को क्लियर डिस्टेंसेस की वजह सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी होती है। जैसे मान लीजिए L1 यह होती और L2 यहाँ से होती, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, बी एफ इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर देते हैं। हम लोग बी डब्ल्यू यहाँ नहीं जोड़ते। फिर एल बीम के लिए जो आई एस कोड बोलता है वो होता है बी एफ इजक्वल टू एल नॉट अपॉन 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ और L1 अपॉन 2 प्लस बी डब्ल्यू। तो इसमें इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके बराबर हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज हो जाएगी एल बीम के केस में। और ये भी जैसे हम लोग देखें तो इसमें भी क्या किया है, इसमें हम लोगों ने 2 का डिवाइड कर दिया है एल बीम के केस में। जैसे एल नॉट अपॉन 6 था यहाँ पे टी बीम में, यहाँ एल नॉट अपॉन 12 हो गया, बी डब्ल्यू का ऐसे ही रहने दिया और डेप्थ ऑफ द फ्लैंज यहाँ 6 था, यहाँ 3 हो गया। अब हम लोग एनालिसिस ऑफ द टी बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एनालिसिस ऑफ टी बीम करने के लिए हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टी बीम का पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला केस है वो है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लैंज एक्स यू स्मॉलर देन डी एफ। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक टी बीम है और जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है
वो फ्लैंज के भीतर लाई कर रही है। तो यहाँ ये जो केस होता है, इसमें जो हमारी टी बीम होती है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है, जिसकी की विड्थ BF होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम बना, जिसका कंप्रेशन 0.36 FCK इंटू BXU है, टेंशन T इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST है। तो लीवर आर्म जो होता है वो होता है D माइनस 0.42 XU। हम लोग कंप्रेशन बराबर टेंशन कर देते हैं और हम लोग यहाँ से XU की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ST अपॉन 0.36 FCK इंटू BF। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंप्रेशन फोर्स में लीवर आर्म का या टेंशन फोर्स में लीवर आर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा निकल आता है 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, विच इज और इट इज इक्वल टू द 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। इस तरह की टी बीम को डिज़ाइन करने के लिए जब हम लोग XU स्मॉलर देन DF एज्यूम करते हैं, फिर हम लोगों को जो बेंडिंग मोमेंट गिवन होता है उसके लिए हम लोग इसको बराबर कर देते हैं 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। और यहाँ से हम लोग इस XU की वैल्यू निकाल लेते हैं इस पर्टिकुलर गिवन मोमेंट के लिए। और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो XU है वो DF से छोटा होना चाहिए। जब ये DF से छोटा आता है तब हम लोगों को जो गिवन मूवमेंट होता है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। और यहाँ से हम लोग AST की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू BMU अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। जो दूसरा केस होता है उसमें हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज मानते हैं, बट जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होता है वो 3/7 XU से स्मॉलर होता है। इस 3/7 XU का मतलब है, जैसे हम लोग यहाँ फिगर में देखें तो ये डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है, ये इसकी विड्थ ऑफ वेब है, और ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है BF, और ये स्ट्रेस डायग्राम बना है। तो कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम हम लोग देखते हैं जो पैराबोलिक बनता है। तो ये 3/7 XU से 3/7 XU तक, ऊपर से अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 3/7 XU तक स्ट्रेट लाइन आता है, और 4/7 XU के लिए ये पैराबोलिक बनता है। तो हम लोग इसमें ये अज्यूम करते हैं कि जो XU है वो डेप्थ ऑफ फ्लैंज तो क्रॉस कर गया है, लेकिन जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो 3/7 XU से छोटा है, मतलब वो यहाँ पे लाई कर रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। तो इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरह के केस में दो तरह के कंप्रेशन फोर्स निकलते हैं और दो तरह की लीवर आर्म निकलती हैं। फोर्स जो निकलता है वो होता है C1 इक्वल टू 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, और इसका जो लीवर आर्म होता है वो होता है D माइनस DF/2। और जो दूसरा कंप्रेसिव फोर्स निकलता है वो निकलता है 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, और इसका जो लीवर आर्म होता है वो होता है D माइनस 0.42 इंटू XU। इसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम लोग टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंशन फोर्स के बराबर कर देते हैं, विच इज इक्वल टू द 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसके कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, which is equal to the 0.36 FCK into BW into XU into D minus 0.42 XU और प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, और इसका जो लीवर आर्म था वो था D माइनस DF/2। इसकी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हम लोग एजम्पशन लेते हैं वो लेते हैं XU ग्रेटर देन DF, और जो DF होता है डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होता है वो स्मॉलर देन 3/7 XU से होता है। फिर हम लोग इसमें जो बेंडिंग मोमेंट हम लोगों को मिलता है, जो हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट गिवन होता है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF इंटू D माइनस DF/2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके XU की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम लोग अपने एजम्पशन को चेक करते हैं। अगर हमारा एजम्पशन ठीक होता है, अगर हमारे एजम्पशंस ठीक होते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग AST1 निकालने के लिए C1 इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST1 कर देते हैं, विच इज इक्वल टू द 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU अपॉन 0.87 FY। यहाँ से हम लोगों को AST1 निकल जाता है, और AST2 निकालने के लिए C2 अपॉन 0.87 FY इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF अपॉन 0.87 FY कर देते हैं, और इन दोनों को सम कर देते हैं तो हमें टोटल एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है। ओके, दिस इज़ द केस 3 ऑफ द TBM। इसमें क्या होता है, जो XU होता है वो ग्रेटर देन DF होता है, और DF जो होता है वो ग्रेटर देन 3/7 XU होता है। इसमें फ्लैंज जो होता है वो इज़ इन पार्सली रेक्टेंगुलर एंड इज़ इन पार्सली पैराबोलिक डायग्राम। मतलब जैसे ये देखिए, ये हमारा फ्लैंज है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर उसमें लाई कर रहा है और थोड़ा ही ये पैराबोलिक उसमें लाई कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जितना ये पैराबोलिक उसमें लाई कर रहा है उसको हम लोग थोड़ा रेक्टेंगुलर मानते हुए एक इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज का कॉन्सेप्ट YF यहाँ पे मान लेते हैं। तो उस YF की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है
तो उस वाई एफ की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है वाई एफ इजकल टू 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 इंटू डी एफ। और हम लोग सारे जगह पे डी एफ जो होती है उस जगह पे, जैसे जो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में जो भी जहाँ भी डी एफ पढ़ा था उस जगह पे हम लोग वाई एफ को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों को जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी थी सी बराबर टी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू और वाई एफ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डी एफ की जगह वाई एफ को रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। जैसे इस पिछले कॉन्सेप्ट में यहाँ था जब हम लोगों ने ये वो वाला कॉन्सेप्ट था जब एक्स यू इज़ ग्रेटर देन डी एफ बट डी एफ स्मॉलर देन 3/7 एक्स यू, मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लेंज सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट में लाई कर रहा था। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। तो यहाँ पर जो अब जो केस है, यहाँ पर जो ये डी एफ है, यहाँ पे हम इस डी एफ की जगह वाई एफ को रिप्लेस कर देते हैं सर। तो ये हो जाता है 0.36, तो ये हो जाता है 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इजिकल टू 0.87 एफ वाई इंटू एच टी। मोमेंट निकालने के लिए भी हम लोग पिछले केस की तरह ही करते हैं, C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2 विच इज इक्वल टू द 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये पहला टर्म पिछले वाले की तरह ही पहला टर्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज की जगह, और यहाँ हो जाएगा डी माइनस वाई एफ बाई टू। जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें क्या किया था 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ की जगह यहाँ हम लोग पुट कर देंगे वाई एफ, और यहाँ हम लोग पुट कर देंगे डी माइनस डी एफ बाई टू की जगह वाई एफ बाई टू। तो यहाँ हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई टू। डिज़ाइन के लिए जो हम लोग इसमें एजम्पशन लेते हैं वो लेते हैं एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ और डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू। फिर हम लोग जो हमें बेंडिंग मोमेंट गिवन होता है उसको बराबर कर देते हैं 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई टू। यहाँ से हम लोग एक्स यू की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम लोग अपने एजम्पशंस को चेक कर लेते हैं। जब हमारे एजम्पशंस ठीक निकलते हैं तो हम लोग AST1 निकालने के लिए AST1 निकालने के लिए 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू अपॉन 0.87 कर देते हैं, और AST2 निकालने के लिए 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ डिवाइड बाई 0.87 इंटू एफ वाई कर देते हैं। एक तरह से हम लोग यहाँ C1 बराबर T1 कर देते हैं और C2 को T2 के बराबर कर देते हैं। और यहाँ पे T1 हो जाता है 0.87 एफ वाई इंटू AST1 और T2 हो जाता है 0.87 एफ वाई इंटू AST2। और ओवरऑल जो एरिया ऑफ स्टील निकलता है वो निकलता है AST1 प्लस AST2। हम लोग एक एनालिसिस का क्वेश्चन टी बीम का देख लेते हैं जिसमें हमें स्पैन 9 मीटर का दिया गया है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज हमें 200,000 mm दिया गया है, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज 150 mm गिवन है, ओवरऑल डेप्थ 750 mm गिवन है, विड्थ ऑफ द वेव्स 300 mm गिवन है। जो AST जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 32 mm की 6 बार्स और M25 और FE 500 है, और हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे एज्यूम किया आइसोलेटेड टी बीम, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी स्लैब की कंडीशन गिवन नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ एज्यूम किया आइसोलेटेड टी बीम। तो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BW। तो यहाँ पे जब बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड है तो L0 इजिकल टू L इफेक्टिव हो जाएगा जो कि 9 गिवन है हम लोगों को, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, B हो जाएगा जो हमें 2000 mm गिवन है 2 मीटर प्लस 4 प्लस BW हो जाएगा 0.3 विड्थ ऑफ द वेव, तो ये ओवरऑल निकलेगा 1358.82 mm, और इसको हम लोग राउंड ऑफ करके विड्थ ऑफ द फ्लेंज कर देंगे 1359 mm। तो अब हम लोग एनालिसिस करने के लिए जो इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स यू स्मॉलर देन डी एफ, तो C बराबर T करेंगे विच इज इक्वल टू द 0.36 एफ सी के इंटू बी एफ इंटू एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू AST। हम लोग यहाँ कर देंगे 0.36 इंटू 25 इंटू 1359 जो हम लोगों ने अभी विड्थ ऑफ द फ्लेंज इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज निकाली थी इंटू एक्स यू इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई 500 AST 4825.48।
और यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें XU की वैल्यू मिलेगी 171.6 विच इज़ ग्रेटर दैन द डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। तो हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट एजम्पशन एज्यूम करेंगे जिसमें हम लोग ये मानेंगे XU इज़ ग्रेटर दैन DF बट डेप्थ ऑफ द फ्लैंज स्मॉलर दैन 3/7x। तो अब हम लोग इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU प्लस 0.45 इंटू FCK इंटू BF माइनस BW इंटू डेप्थ ऑफ द फ्लैंज इजकल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST। यहाँ पे जब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 25 इंटू 300 इंटू XU प्लस 0.45 इंटू 25 इंटू 1359 विड्थ ऑफ द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, विड्थ ऑफ द रिब 300 mm और डेप्थ ऑफ द फ्लैंज 150 mm इजक्वल टू 0.87 FE 500 इंटू 4825.42 एरिया ऑफ स्टील। यहाँ से जब हम लोग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो वो आएगी 115.56 mm और डेप्थ ऑफ द फ्लैंज जबकि है 150 mm। तो हमारा यहाँ पे भी ये जो एजम्पशन था वो गलत हो गया कि XU इज़ ग्रेटर दैन DF। यहाँ पे हमारा XU स्मॉलर दैन DF आ गया। तो हम लोग तीसरे केस की तरफ जाएंगे। तीसरे केस में हम लोग अज्यूम करेंगे XU इज़ ग्रेटर दैन DF बट DF इज़ ग्रेटर दैन 3/7 XU। तो यहाँ पे हम लोग YF इजक्वल टू मानेंगे 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF विच इज़ इक्वल टू 0.15 XU प्लस 97.5। फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इजक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST। और हम लोग यहाँ पे इस YF में ये वाली वैल्यू रख देंगे और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू द 208.93 mm विच इज़ ग्रेटर दैन द DF। तो हमारा ये एजम्पशन करेक्ट हो गया। जब हम लोग 3/7 XU करेंगे तो 89.54 निकलेगा विच इज़ स्मॉलर दैन DF। तो ये वाला भी हमारा एजम्पशन सही हो गया। तो इसका ये मतलब निकला जो हमारा फ्लैंज था वो पार्शली रेक्टेंगुलर पार्ट में था और पार्शली पैराबोलिक पार्ट में। तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF/2 और यहाँ पे हम लोग YF की वैल्यू पुटअप कर देंगे, सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को जो इफेक्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1237.008 किलो न्यूटन मीटर।